बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 279 मुलाहिज़ा फरमाएं। इम्तियाज़ ने कहा, ये थोड़ा आगे जाकर हमें घेरने की कोशिश करेंगे। बोर्ड बेसिन का पुररौनक इलाका गुजर गया तो फिर दूर दूर तक ये सड़क तारीक और वैरानी मिलेगी। ये कौन हो सकते हैं? मीर बख्श ने कहा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यकीनन हमारे दुश्मन। फिर जैसे ही हमारी गाड़ी बोट बेसिन से खरकार चौरंगी की जानिब बढ़ी, पेजेरो ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और ब्रेक की तेज चिड़चिड़ाहट के साथ जीप हमसे कुछ फासले पर रुक गई। मजबूरन मुझे भी गाड़ी रोकना पड़ी। अगर मैं ब्रेक लगाने में एक लम्हे की गफलत भी करता तो खतरनाक किस्म का हादसा हो सकता था। फिर पेजेरो इस जाविये से रुकी थी कि सड़क तकरीबन ब्लॉक होकर रह गई थी। जीप रुकते ही धड़ाधड़ उसके अकबी दरवाजे खुले और दो अफराद लपक कर पेजेरो से बाहर आ गए। उनके हाथों में के दबी हुई थी, जिनकी हलाकत खेज नाल का रुख हमारी जानिब था। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि कोई खुद हिफाजती कार्रवाई कर सकते। वो दोनों गन बरदार बिजली किसी सूरत से हमारी गाड़ी के नजदीक पहुंचे। फिर अपने हाथों में मौजूद कलाशनकोव को बड़े जारियाना अंदाज में हम पर तान लिया। उसके साथ ही उनमें से एक ने घुर्रा कर इस्तफसार किया, तुम में से वजदान कौन है? मैं सन्नाटे में रह गया। सवाल करने वाला मुझसे 1 फुट की दूरी पर था। उसके हाथ में दबी कलाशन के बैरल का रुख मेरे सीने की जानिब था और गन बरदार मारने मरने पर पूरी तरह आमादा नजर आता था। इन नाजुक लम्हात में कलाशनकोव के आहिनी बैरल के अंदर मैंने मौत को बड़े तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा था। गन बरदार के सवाल से आया था, वो मेरा सूरत आशना नहीं, वरना वो मेरे बारे में इस्तफसार ना करता। वैसे मैंने गुज़िश्ता 1 माह में अपने हुलिये में इतनी तब्दीली कर ली थी कि पहले वाला वाहिदान नहीं दिखता था। मेरा पूरा बदन तन कर रेड अलर्ट हो गया और खवास अपनी मुकम्मल फ़ालियत का मुजाहरा करने लगे। गरीब पेजेरो रेस्टोरेंट से हमारे ताकुब में यहाँ तक पहुंची थी। इस तारीख मुकाम पर हमें घेरने से यही जाहिर होता था उनके इरादे हरगिज़ नेक नहीं हो सकते थे। फिर जीप से बरामद होने वाले दोनों गन बरदार खासे जारियाना मूड में दिखाई देते थे। इन नाजुक लम्हात में बहुत जचे तुले कदम उठाने की जरूरत थी। पहला कदम मीर बख्श ने उठाया और अपनी साइड का दरवाजा खोलने के बाद वो उछलकर गाड़ी से बाहर निकल आया। फिर उसने गन बरदार की तरफ देखते हुए अपने सीने पर जोरदार हाथ मारा और बड़े फखरिया लहजे में बोला, मैं हूँ वजदान, बोलो क्या काम है मुझसे? मीर बख्श को इस सवाल का बड़ा वहशियाना जवाब मौसूल हुआ। गन बरदार ने बिजली की सूरत से कलाशनकोव का बट मीर बख्श के मुंह पर रसीद करते हुए तहकीर अमेज अंदाज में कहा, हमें बेवकूफ समझते हो? तुम किसी भी तौर वजदान नहीं हो सकते। ये बड़ी उलझी हुई सूरत हाल थी। वो लोग मुझे शक्ल से नहीं पहचानते थे और मीर बख्श को वजदान मानने के लिए तैयार ना थे। पता नहीं ये हमारे किस किस्म के दुश्मन थे। मैं और इम्तियाज गाड़ी के अंदर किसी एक्शन के बारे में सोच ही रहे थे कि एक अजीब वाकया रूनमा हुआ। मैं इस वक्त अपने नजदीकी गन बरदार की आंखों में झांक रहा था। मैं इस मरहले में जी की कुव्वत को आजमाने का फैसला कर लिया, लेकिन मेरे इस फैसले पर अमल से पहले वो वाकया पेश आ गया जिसे मैंने अजीब कहा है। मेरा इत्तेकाद पलक झपकने में मुंतशिर होकर रह गया। अचानक तारीकी में से कोई सफेद शय उड़ती हुई आई और कलाशनकोव बरदार के हाथों पर किसी वजनी हथौड़े के मानद लगी। गनमैन बुखलाहट में कुछ बड़बड़ाया और लड़खड़ाते कदमों से पीछे की तरफ गया। उसके साथ ही फजा में किसी खूनख्वार बिल्ली की घुर्राहट उभरी और वो सफेद शय भागती हुई रात की तारीकी में गायब हो गई। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि वो कोई बिल्ली थी, मगर उसकी जिसामत आम बिल्लियों के मुकाबले में काफी ज्यादा थी। ये बिल्ली के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। मैंने इन लम्हात से भरपूर इस्तेफादा की और ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गया। इम्तियाज ने मेरी तकलीद करने में एक लम्हे की ताखीर ना की। वो गाड़ी से निकलते उस जानिब दौड़ा जिधर मीर बख्श मौजूद था। मैं लड़खड़ाती हुई कलाशन बरदार की समत बढ़ा। वो जमीन पर गिरते गिरते बचा था। बिल्ली की जसूर झपटने वाला वाकया सेकंड के 10वें हिस्से में पेश आया था। लिहाजा मीर बख्श को गन की ठोकर लगाने वाला मुसल्ला शख्स अपने बड़बड़ाते हुए साथी की तरफ मुतवज्जो हो गया था। हम दोनों ने उनको आड़े हाथों लिया। इसी दौरान में बारिश मीर बख्श भी संभल कर अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। मैंने संभलने की कोशिश में मसरूफ गन बरदार के जबड़े पर एक धुआंधार घूंसा रसीद कर दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। उसके साथ ही मैंने आगे बढ़कर उसकी कलाशन पर हाथ डाल दिया और एक मरोड़ा देते उसके पेट पर घुटना दे मारा। वो पहले अच्छी खासी तकलीफ में मुबतला था। नाव के मुकाम पर घुटना खाने के बाद वो ज़ीबा होते हुए जानवर की मानंद टकराने लगा। मैंने उसकी दर्द अंगेज गफलत से फायदा उठाकर एक झटके से कलाशनकोव को उसके हाथों की गिरफ्त से आजाद करा दिया। गन पॉइंट पर आते ही वो वहशत ज़दा नजर से मुझे तकने लगा। उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। कौन हो तुम लोग? मैंने खूनख्वार लहजे में दरियाफ्त किया। मेरे सवाल के जवाब में उस शख्स ने एक नाकाबिले फहम हरकत की। उसने चौंकने वाले अंदाज में मेरे अकब में देखा और तेज रफ्तारी से एक जानिब दौड़ पड़ा। रद्द-ए-अमल के तौर पर मैं उस शख्स के पीछे भाग खड़ा हुआ, लेकिन देखते ही देखते वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। मैंने मजीद उसके पीछे जाना मुनासिब ना समझा और इम्तियाज की जानिब मुतवज्जो हो गया। मीर बख्श और इम्तियाज अपने मद्दे मुकाबिल को रगीते और खदेड़ते हुए काफी दूर चले गए। उस तरफ अच्छा खासा अंधेरा था। वो मुझे वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। ताम उनकी हरकत और सकनात से मैंने बासानी उनकी समत का तयन कर लिया। दोनों गाड़ियों के दरमियान 10 गज से ज्यादा फासला नहीं था और हैरत अंगेज बात यह थी कि स्याह शीशों वाली पेजेरो में मजीद कोई शख्स बरामद ना हुआ और ना ही गाड़ी ने किसी किस्म की कोई हरकत की थी। ये गैर मामूली बात थी।
ग्रे पेजेरो आड़ी तिरछी हालत में खामोश और साकन खड़ी थी, जैसे वहां होने वाले हंगामे से वो कतई तौर पर ला ताल्लुक हो। मैंने बरोन मज़दा के नजदीक आकर कलाशनकोव साहिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लो, बवक्त जरूरत इसके इस्तेमाल में झिझकने की जहमत ना करना। साहिल ने बड़े माहिराना अंदाज में कलाशनकोव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो मेरे साथ रहते हुए असले के अदब व आदाब से खासी आगाही हासिल कर चुकी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उसने लब कुशाई की जरूरत महसूस नहीं की। रूबी ने पूछा, फैजान भाई ये क्या चक्कर चल पड़ा है? अभी आकर बताता हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और इम्तियाज वगैरह की तरफ बढ़ गया। मैं तेज कदमों से चलते हुए जब उनके नजदीक पहुंचा तो इम्तियाज के उठे हुए हाथ में मुझे कोई चीज चमकती हुई नजर आई। मैंने एक लम्हे में पहचान लिया, वो स्टील बॉडी चाइना मेड पिस्टल था। वो गोया किसी पर फायर का इरादा रखता था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, फिर उसी लम्हे इम्तियाज ने अंधेरे में फायर चौंक दिया। रात निस्फ से ज्यादा गुजर चुकी थी। खामोशी और सन्नाटे के बायस गोली चलने की आवाज कुछ ज्यादा ही गूंज पैदा कर गई। मैंने एक में पहुंचकर इम्तियाज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ यार, तुमने किस पर फायर किया? भाग गया साला, वो अंधेरे में घूरते हुए नफरत अमेज अंदाज में बोला। भगोड़ा कहीं था। मैं समझ गया वो किसका जिक्र कर रहा था। मीर बख्श कहाँ है? मैंने जल्दी से पूछा। मीर बख्श वो चौंक कर फिर अंधेरे में एक जानिब इशारा करते हुए बोला, वो वहां गिरा था। गिरा था? क्या मतलब? मैंने इम्तियाज के इशारे की समत कदम बढ़ाते हुए तशवीशनाक अंदाज में इस्तफसार किया। मीर बख्श किस तरह गिर गया? वो मेरे कदम से कदम मिलाते हुए बोला, वो ठोकर खाकर गिरा था। मैं उसके पास रुकने या उसे देखने की पोजीशन में नहीं था। मैं उस कम वक्त फरार होने वाले के पीछे लगा हुआ था, मगर वो भी हाथ ना आया। एक गोली भी ख्वाह मुखा जाया कर दी मैंने। इम्तियाज के लहजे में अफसोस शामिल था। इसी दौरान में हम दोनों मीर बख्श के पास पहुंच गए। वो अपना दायां बाजू थाम कर धीरे धीरे करा रहा था। ये वही बाजू था जिसकी कूनी में 1 माह पहले फ्रैक्चर हो गया था। मेरे बगलों में हाथ डालकर मीर बख्श को खड़ा किया और उसे चलाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ग्रे पेजेरो पर निगाह पड़ती इम्तियाज चौंक पड़ा। जिगर ये क्या माजरा है? ये अभी तक यहाँ बेइसो हरकत क्यों खड़ी है? मुझे भी इसके क्या पर हैरत है यार, मैंने उलझन ज़्यादा लहजे में कहा। इम्तियाज ने पूछा, वो तुम्हारे वाला कहाँ गया? मैंने उसके सवाल को समझते हुए जवाब दिया, वो भी भाग गया तुम्हारे वाले की तरह। अजीब भगोड़े दुश्मनों से वास्ता पड़ा है जिगर। ग्रे जीप को भगोड़ा ना कहना दोस्त, मैंने कहा। देख लो ये अभी तक वहीं खड़ी है और ये बहुत तशवीशनाक बात है, इम्तियाज ने संजीदगी से कहा। मैंने पूछा, तुम्हारे वाले भगोड़े की कलाशनकोव कहाँ है? छोड़कर भाग गया, वो हकारत से बोला। गधा खाली गन से हमें डराने आया था। मैंने उस आईनी औजार को झाड़ियों में फेंक दिया है। हम धीमे लहजे में बातें करते हुए मोहतात कदमों के साथ अपनी बरौन मज़दा के करीब पहुंच गए। मीर बख्श की कराहों में शिद्दत आ गई। उसकी कोनी में शायद दोबारा तकलीफ जाग उठी थी। ये बहुत बुरा हुआ था। गुज़िश्ता 1 माह की कोशिश से बमुश्किल उसका फ्रैक्चर ठीक हो पाया था। इम्तियाज ने स्याह शीशों वाली ग्रे पेजेरो की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये क्या मुअम्मा है जिगर? मुअम्मा हल करने ही से समझ में आएगा। मैंने कहा, हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। फायर की आवाज बहुत दूर तक गई है। यह ऐसा भी वीरान इलाका नहीं कि कोई हमारी जानिब मुतवज्जो ना हो। पुलिस की कोई गश्ती गाड़ी इधर का रुख कर सकती है। वो दाइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जिगर, लेकिन क्या हम अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ने का रिस्क ले सकते हैं? वो जीप मज़दा से ज्यादा फासले पर नहीं है। ये रिस्क तो हम काफी पहले ही ले चुके हैं। मैंने बरौन मज़दा की तरफ पेश कदमी करते हुए कहा। बल्कि रूबी और साहिल मुस्तकिल रिस्क पर है, मगर मालूम होता है ग्रे जीप ने मुकम्मल चुप साध लिया। उस जानिब से किसी किस्म की पेशरफ्त सामने नहीं आई। वाकई जिगर, ये तो बड़े अनोखे दुश्मन साबित हो रहे हैं। इम्तियाज ने गाड़ी के नजदीक पहुंचकर कहा, मैं तो सख्त हैरान हूँ इनकी दुश्मनी के स्टाइल पर। मैंने साहिल से पूछा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? उसने नफी में गर्दन हिलाई। रूबी ने कहा, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम यही कर रहे हैं, मैंने कहा। फिर हम दोनों ने मिलकर मीर बख्श को सहारा दिया और बाइक से उसे गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। मैं उसके साथ ही बैठ गया। इम्तियाज ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, आगे बढ़ने के लिए हमें इस ग्रे जीप की पुष्ट पर एक टक्कर रसीद करना होगी। ये ऐसे बेहुदा अंदाज में खड़ी है कि रास्ता भलाक होकर रह गया है। मैंने कहा, ये गुनाह अजीम होगा यार, सोए हुए की नींद में खलल डालना कहाँ की शराफत है? तुम किसी और रास्ते से निकलने की कोशिश करो, रास्ते की कमी नहीं है। वो गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स करते हुए बोला, मंजिल तक पहुंचने के 10 रास्ते हैं यहाँ से, लेकिन वो मनहूस पेजेरो। रूबी ने झुंझलाहट अमेज लहजे में कहा। इम्तियाज, अब छोड़ो भी इस जीप के जिक्र को। वहीदान जो कह रहा है वही करो। जब इस बेचारी ने हमें कुछ नहीं कहा तो तुम भी इसे माफ ही कर दो तो अच्छा है। वही कर रहा हूँ। वो मज़दा को बाईं समत एक स्ट्रीट में दाखिल करते हुए बोला, तुम वाकई ठीक कहती हो। इस बेचारी जीप ने हमें कुछ कहा है और ना ही इससे बरामद होने वाले खोखले गन बरदार भगोड़ों ने। लफ्ज खोखले के इस्तेमाल पर मुझे कुछ याद आ गया। थोड़ी देर पहले इम्तियाज ने बताया कि उसने अपने मद्दे मुकाबिल की खाली कलाशनकोव झाड़ियों में फेंक दी थी। मैंने साहिल की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, जरा ये गन मुझे दिखाना। उसने कलाशनकोव मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने गन से मैगजीन जुदा कर दी और उसी वक्त मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई कि कलाशनकोव का मैगजीन बिल्कुल खाली था। मेरे सीने से गहरी सांस खारिज हुई। इम्तियाज ने कहा, क्या हुआ जिगर, क्यों ठंडी आहें भर रहे हो? भाई ये तो बड़े ही शरीफुल नफ्स दुश्मन वाक़े हुए हैं। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। खाली हथियारों से हम पर चढ़ दौड़े थे। मेरी बात खत्म हुई थी कि फजा एक मखसूस किस्म के सायरन की आवाज से गूंज उठी। वो सायरन यकीनन पुलिस की किसी मोबाइल पर नस्ब था। वो मखसूस आवाज लम्हा बलम्हा उस जानिब बढ़ रही थी जिधर अंधेरे शीशों वाली गूंगी बैरी ग्रे पेजेरो खड़ी हुई थी।
हम बर वक्त वहाँ से निकल आए जिगर। इम्तियाज ने पुरसुकून लहजे में कहा, वरना पुलिस वाले ख्वाह मुख्वाह हमें परेशान करते। मैंने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, इस स्ट्रीट के रास्ते हम किस तरफ निकलेंगे? हम एक दो मजीद स्ट्रीट घूमने के बाद हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे। ये मेन क्लिफ्टन का साहिल है। इम्तियाज ने कहा, हेलीपैड से एक सड़क खरकार चौरंगी की तरफ जाती है। हम वो रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। मैंने बदसूर खिड़की से बाहर देखते हुए इम्तियाज से पूछा, ये बोर्ड्स किस चीज के हैं? क्या इस तरफ कोई ऑस्ट्रेलियन होटल या रेस्टोरेंट खुला है? उस स्ट्रीट से गुजरते हुए थोड़े थोड़े फासले पर मुझे मखसूस बोर्ड दिखाई दिए जिस पर ऑस्ट्रेलियन कांस्टेबल के रूफ दर्ज थे। इम्तियाज ने बताया, जिगर ये होटल या रेस्टोरेंट नहीं बल्कि इसे क्लिनिक या हॉस्पिटल समझ लो। यहाँ बेऔलाद जोड़ों का जदीद तरीन इलाज किया जाता है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी शामिल है। अच्छा अब समझा, मैंने जल्दी से कहा। यह तरीका इलाज आजकल पूरी दुनिया में बहुत तेजी से राइज हो रहा है। हमारी गाड़ी हेलीपैड पर पहुंचकर दाईं जानिब मुड़ गई। बाईं जानिब तहद्दे निगाह समंदर फैला हुआ था जो रात की तारीकी में बहुत बिखरा हुआ था और वहशतनाक दिखाई देता था। अगले 10 मिनट में हम खरकार चौरंगी से गुजरकर उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हो गए जहाँ वो फ्लैट वाक़ था जो शोएब गौरी की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा था। मेरे दिन मुख्तलिफ सवालात की अमाजगाह बना हुआ था। सवालात लातादाद थे और सबकी नोयत भी जुदा थी। मसलन ग्रे पेजेरो हमारी गाड़ी का ताकुब क्यों किया? उन्होंने हमें खरकार चौरंगी से थोड़ा पहले घेरा मगर खाली कलाशनकोव से हमें धमकाने की कोशिश क्यों की? एक गन बरदार ने मेरा नाम लेकर इस्तफसार किया लेकिन मीर बख्श को वजदान मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। उसकी सिंधी स्टाइल की दाढ़ी के बायस गन मैन ने उसके चेहरे पर बड़ रसीद करते हुए उसे मुल्ला कहकर डांटा था। गोया वो ना तो मीर बख्श को पहचानते थे और ना ही मेरी शक्ल से वाकिफ थे। फिर वो मुझे क्यों पूछ रहे थे? ये बात तो तय वो हमारे दोस्त हरगिज नहीं हो सकते थे। उनका अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग खड़े होने वाला रवैया भी कुछ कम अहमकाना और हैरत अंगेज नहीं था और ग्रे जीप की मुसलसल खामोशी भी किसी मुअम्मे की तरह थी। सड़क पर उसका बेइसो हरकत क़याम यही जाहिर करता था कि पेजेरो में सिर्फ 2 ही अफराद थे जो कलाशनकोव्स उठाए हमारी जानी पड़ रहे थे। ये बात मेरा ज़हन किसी तौर भी मानने को तैयार ना था। मुझे अच्छी तरह याद था जब वो ग्रे पेजेरो टायरों की चिड़चिड़ाहट के साथ रुकी थी तो उसके दोनों तरफ के अकबी दरवाजे खुले थे जहाँ से कलाशनकोव बरदार बरामद हुए थे। इसका वाज़ेह मतलब तो यही था कि पेजेरो में कम से कम एक शख्स और मौजूद था जो उस जीप को ड्राइव करके वहां तक पहुंचा था। हकबिनिशिस पर बैठे हुए अफराद गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे। अगर पेजेरो की ड्राइविंग पर कोई मौजूद था तो फिर इस मारा मारी और अफरा तफरी की कार्रवाई के दौरान में उस शख्स ने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का मुजाहरा क्यों नहीं किया? खासतौर पर उस वक्त जब हम सही सलामत और महफूज अंदाज में वहां से फरार हुए थे। ये वही वक्त था जब फजा पुलिस के सायरन से गूंज रही थी। ऐसे इत्मीनान बख्श और सुकून आवर मौका नहीं था कि चुपचाप दम साधे वो ड्राइवर पेजेरो में बैठा रहता। उसका अमल गैर फितरी था और मेरे ज़हन को उलझा रहा था। मैं उठकर बैठ गया। मेरे पहलू में कुछ फासले पर साहिल गहरी नींद के मजे ले रही थी। इस वक्त रात के लगभग 3 बजे थे मगर इन्हीं सोचों के बायस मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं किंग साइज डबल बेड से नीचे उतर आया और स्लाइडिंग डोर के करीब खड़े होकर समंदर का इंतज़ार करने लगा। समंदर इस वक्त खासी मौज में था। रात की तारीकी में समंदर की सतह पर दूर बहुत दूर बहरी जहाजों की बत्तियां चिलमिलाती हुई नजर आ रही थी। वो जहाज मीलों के फासले पर अपनी मंजिल की जानिब रवाना थे। मैं समंदर की सतह को काफी देर तक मौजें उछालते हुए देखता रहा। इस वक्त रात के सन्नाटे में उन मौजों की आवाज बेपनाह इजाफा कर रही थी। अगर से स्लाइडिंग डोर बंद था ताम फिर भी पानी के उछाल की मुहीब आवाज हमारे बेडरूम में पहुंच रही थी। स्लाइडिंग डोर खुला होने की सूरत में सोना शायद मुमकिन ना रहता। समंदर की मखसूस आवाज और तेज हवा की सरसराहट नींद में खलल का बायस बन सकती थी। मैं बेडरूम से निकलकर लाउंज में आ गया। ये फ्लैट बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर वाक़ था और इसका नंबर 801 था। वहाँ हर फ्लोर पर 2 फ्लैट बने हुए थे। उस फ्लैट का रकबा 100 गज से ज्यादा नहीं था जिस पर 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक कुशादा लाउंज बनाया गया था। इस लाउंज में बैठने के लिए सोफा सेट और सेंटर टेबल भी मौजूद थी। वो लाउंज गोया ड्राइंग रूम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। बेडरूम एक छोटा और दूसरा कदरे कुशादा था जहाँ इस वक्त साहिल सो रही थी। किचन इस वक्त बेडरूम और ड्राइंग रूम के दरमियान में वाक़ था। दोनों बेडरूम में समंदर के रुख पर स्लाइडिंग डोर लगे हुए थे जिनसे आगे खूबसूरत गैलरी भी बनी हुई थी। लाउंज की जानिब बढ़ते हुए मेरी निगाह टेलीफोन स्टैंड की जानिब उठ गई। मैं स्टैंड के नजदीक बीचे सोफे पर बैठ गया और टेलीफोन सेट को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अचानक मेरे दिल में इम्तियाज को फोन करने का ख्याल आया था। इस ख्याल की तहरीक मेरी यादाश्त में महफूज एक मंजिर ने दी थी जब मैंने कलाशनकोव बरदार शख्स से गन छीन कर उसे टारगेट बनाया था तो उसके चेहरे पर उभरने वाली वहशत ने मुझे चौंका दिया था। एक सानिये के लिए मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मैं उस शख्स को पहले भी कहीं देख चुका हूँ। कब, कहाँ, ये सब कुछ सोचने और जानने का वक्त कहाँ था और ना ही मौका। लेकिन इस वक्त वो चेहरा दोबारा मेरी यादाश्त से निकलकर सामने आ गया और मुझे शक हो रहा था। मैंने उस शख्स को साउथ में देखा है। अपनी इसी शक की तस्दीक या तरदीद के लिए मैं इम्तियाज को फोन करना चाहता था। इम्तियाज और रूबी हमें बाहिफाजत फ्लैट पर पहुंचाकर वापस चले गए। मैंने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की थी और ये रात अपने पास गुजारने का मशवरा भी दिया था लेकिन इम्तियाज नहीं माना। उसे अपनी बाल तंजीमी मजबूरियों का जिक्र करते हुए कहा था, जिगर मुझे हर हाल में अपने फ्लैट पर पहुंचना है। रात के आखिरी पैर मुमकिन है बास मुझसे राब्ता करे।
तुम तो समझते हो बास इस बास, मैं उसकी मजबूरी समझ गया। अगर ये बात है तो फिर तुम जरूर जाओ, मैंने संजीदगी से कहा, और जाते जाते मेरा भी एक जरूरी काम करते जाओ। हुक्म करो जिगर, तुम्हारे लिए दिलो जान हाजिर है, वो सीने पर हाथ मार कर बोला। मैंने भी मजाक के अंदाज में कहा, फिलहाल तुम्हारे दिलो जान की जरूरत नहीं, ये दोनों चीजें किसी जाने मन किस्म की शख्सियत के लिए छोड़ दो। वो कदरे झीप गया और कन्नगियों से रूबी की तरफ देखने लगा। मैंने मीर बख्श की जानिब इशारा करते हुए कहा, हमारा साथी इस वक्त सख्त तकलीफ में है, इसकी कोहनी वाले फ्रैक्चर में कोई गड़बड़ हो गई है, यहाँ से फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मुहिम नहीं पहुंचाई जा सकती। तुम ऐसा करो, मीर बख्श को भी अपने साथ ले जाओ। डॉक्टर फिरोज के हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। तुम अपने फ्लैट पर जाने से पहले इसे हॉस्पिटल दिखा देना, ये कल आराम से हमारे पास आ जाएगा। तुम्हारा मशवरा और तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, इम्तियाज ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर वो तीनों उस फ्लैट से रुखसत हो गए। मैं ये सब सोचते हुए तारक रोड वाले फ्लैट के नंबर डायल करने लगा। इम्तियाज वगैरह लगभग 12:30 बजे फ्लैट से गए थे। मेरे ख्याल में उन्हें अब तक हॉस्पिटल से होकर वापस फ्लैट पहुंच जाना चाहिए था। डायलिंग मुकम्मल होने के बाद घंटी बजने लगी, फिर वो घंटी बजती चली गई। दूसरी जानिब से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने नंबर डायल करने में कोई गड़बड़ कर दी हो। इस फोन में रीडायल और CLI वगैरह की सहूलियात मौजूद नहीं थी, लिहाजा मैंने संभल कर वो नंबर दोबारा डायल किए, मगर नतीजा पहले वाला बरामद हुआ। आखिर मायूस होकर मैंने रिसीवर क्रैडल कर दिया। इम्तियाज वगैरह की तरफ से एक बेनाम उलझन ने मेरे जहन को घेर लिया, जिसमें गहरी तशवीश पाई जाती थी। उसे इस वक्त घर पर होना चाहिए था, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि रात के आखिरी पहर बाद से उसकी जरूरी बात होने वाली थी, और इस वक्त रात का आखिरी पहर ही चल रहा था। मेरे दिल में एक मरतबा फिर डायल करने की ख्वाहिश ने सर उभारा। मैंने गोद में रखे हुए फोन की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी घंटी बजने लगी। मैंने ये सोचते हुए कि शायद दूसरी जानिब इम्तियाज हो, रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैंने माउथ पेस में कहा। एक मखसूस आवाज मेरी समाज से टकराई, वैदान, ये मैं हूँ शोएब गौरी। हाँ, मैंने पहचान लिया। मैंने कहा, खैरियत? इस वक्त फोन की नौबत कैसे आई? खैरियत नहीं है वैदान, शोएब गौरी गंभीर आवाज में बोला। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, बहुत ही बुरी। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। कैसी बुरी खबर शोएब? मैंने जल्दी से पूछा। वो चालना में खामोश रहने के बाद बोला, इम्तियाज को एक हादसा पेश आ गया है। हादसा? किस किस्म का हादसा? मैं बुखलाए हुए लहजे में बोला। वो तीनों यहाँ से तो ठीक ठाक गए थे, मगर अब वो ठीक ठाक नहीं रहे। उस हादसे की तफसील क्या है शोएब? उन तीनों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। क्या? मैं सन्नाटे में रह गया। दूसरी जानिब शोएब गौरी उस शर्मनाक वाक़े की तफसील सुना रहा था, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा जहन धुआं धुआं हो रहा हो। शोएब की आवाज़ दूर किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई। मेरी तरफ से कामिल खामोशी पाकर शोएब ने पूछा, वैदान, तो मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैंने अपनी जगह हाजिर होते हुए कहा। वो बताने लगा, आज रात 2 बजे मैंने चंद जरूरी उमूर पर इम्तियाज से तफसीली बात करना थी। उसने तुम्हारे फ्लैट से रुखसत होने के बाद मुझे फोन पर तुम्हारे यहाँ से बाहिफाजत पहुंचने की इतला दे दी थी, लेकिन जब मैंने ठीक 2 बजे तारक रोड वाले फ्लैट पर फोन किया तो वहाँ कॉल रिसीव नहीं की गई। इस कोशिश में जब मुझे मुसलसल नाकामी हुई तो मैंने अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए कुछ छानबीन की, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ कि लगभग रात 1 बजे घोरा कब्रिस्तान के नज़दीक इम्तियाज की बरौन मस्दा पर ज़बरदस्त फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में वो तीनों गाड़ी के अंदर ही हलाक हो गए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल पर वजनी हथौड़े से एक शदीद ज़रब लगाई हो। मीर बख्श ने बड़े कठिन और सबर आजमा लम्हात में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का सामना किया था। इम्तियाज और रूबी भी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके थे। बहुत कम अरसे में वो बड़ी सूरत से मेरे दिल में उतर गए थे। मैं इस जज्बाती नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये नुकसान वैदान और CFK को मुश्तरका तौर पर पहुंचाया गया था। मैंने गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत के दरमियान कहा, शोएब, तुम्हारी तफसील से हमलावरों के बारे में भी कुछ पता चला? मैं अपने उन दुश्मनों का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बर्राई हुई आवाज में बोला। फिलहाल सिर्फ इतना ही पता चला है कि उन पर फायरिंग एक तेज रफ्तार जीप से की गई थी, जिसका रंग ग्रे बताया जाता है। मैं ग्रे जीप के जिक्र पर उछल कर रह गया। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, क्या वो ग्रे जीप पजेरो थी? हाँ, बिल्कुल पजेरो ही से उन पर गोलियों की बरसात की गई है, शोएब ने ताइदी अंदाज में कहा। फिर पूछा, वैदान, तुम्हें कैसे पता चला वो जीप पजेरो हो सकती है? मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय कहा, शोएब, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया कि इम्तियाज ने मेरे फ्लैट से रुखसत होने के बाद तुमसे फोन पर बात की। हाँ, मैंने यही बताया। वो बोला, क्यों, कोई खास बात है? मैं उलझ कर रह गया। शोएब के अंदाज से यही जाहिर हो रहा था इम्तियाज ने उसे बोट बेसन वाले वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने माउथ पेस में कहा, हाँ शोएब, बात तो खास ही है, कहो जल्दी कहो। वो बेताबी से बोला, क्या तुम्हारी बात से इम्तियाज, रूबी और मीर बख्श के कातलों तक पहुंचने में कोई रहनुमाई मिल सकती है? मैंने ठहरे हुए मगर गमज़दा लहजे में कहा, मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। दरअसल रेस्टोरेंट से निकलकर उस फ्लैट की तरफ आते हुए रास्ते में हमारे साथ एक संगीन और नाकाबिले फहम वाकया पेश आ गया था, जिसमें ग्रे कलर पेजेरो जीप ने मरकजी किरदार अदा किया था। बात के इख्तिताम पर मैंने उससे सवाल किया, क्या इम्तियाज ने फोन पर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था? बिल्कुल नहीं, वो कतिये से बोला।
मैंने मुख्तसर अल्फाज में शोएब गौरी को अजीबो गरीब वाक़े के मुतल्लक बताया। मेरी बात मुकम्मल होने पर उसने हैरत का इजहार करते हुए कहा, कमाल है वहीदान, इस किस्म के दुश्मन मैंने पहले कभी नहीं देखे और ना ही उनके बारे में कहीं सुना है जो खाली गनों के साथ यूं कार्रवाई करें और फिर मौका पाकर फरार भी हो जाएं। खास तौर पर तुमने जीप के हवाले से जो कुछ बताया है वो नाकाबिले यकीन लगता है। एक लम्हे को वो खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, वैसे मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इम्तियाज ने इतने बड़े वाक़े का मुझसे जिक्र नहीं किया। वो तो मामूली से मामूली बात भी मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं करता था। मैंने कहा, हाँ ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। वो चंद में खामोश रहने के बाद बोला, वहीदान, मैंने किसी तरह फायरिंग करने वाली ग्रे पेजरो का नंबर मालूम कर लिया है। क्या तुम्हारे जहन में तुम लोगों का ताकुब करने वाली जीप का नंबर मौजूद है? हाँ मौजूद है, मैंने बेधड़क कहा। वो नंबर तो गोया मेरे जहन से चिपक कर रह गया है। ताकुब के दौरान में मुतअद्दिद बार पेजरो की नंबर प्लेट पर मेरी निगाह पड़ी थी। फिर जाए वकूआ पर खामोश खड़ी उस जीप को भी मैंने बड़े गौर से देखा था। वही जान खेज अंदाज में बोला, वहीदान, पहली फुर्सत में अपने जहन से चिपके हुए उस नंबर को खुरच कर मेरी तरफ उछाल दो। मैंने नहायती सुकून से पेजेरो की नंबर प्लेट पर दर्ज खिंसे जबान से अदा कर दिए, 3151 एग्जैक्टली। वो पुरजोश लहजे में तकरीबन चीख कर बोला, यही नंबर है, बिल्कुल यही नंबर उस ग्रे पेजेरो का जिसने हमारे साथियों पर फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतारा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, बड़ी इबरतनाक सजा दूंगा उन्हें। तुम देख लेना वहीदान, मैं बहुत जल्द उस जीप के मालिक तक पहुंच जाऊंगा। उस बदबख्त और उसके बदनीयत साथियों की गर्दनें आईनी शिकंजों में कस कर रख दूंगा। वो खासा जज्बाती हो रहा था। मैंने कहा, शोएब, ये भी तो हो सकता है वो पेजेरो चोरों की हो और उसके असल मालिक को कानू कान खबर ना हो कि उसकी जीप की नोयत की संगीन वारदातों में मुलव्वस हो चुकी है। हाँ ऐसा मुमकिन है। वो कदरे संभल कर बोला, हकीकत जो भी है बहुत जल्द सामने आ जाएगी। मैं कल का सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने बेगुनाह साथियों के कातलों तक पहुंच जाऊंगा वहीदान। मैंने दुखी लहजे में उससे अपने साथियों की मौजूदा वकूफ पजीरी के बारे में इस्तफसार किया तो उसने बताया कि उन तीनों की लाशों को एक सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस वो लाशें वुरसा के हवाले कर देगी। वुरसा? मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शोएब गौरी मेरी बात की तह तक पहुंच गया। मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा, तुम फिक्र ना करो, उन तीनों की तजदीद व तकफीन बड़े मुनासिब तरीके से होगी। मैं सुबह इस बंदोबस्त में लग जाऊंगा। हमारे मुखलिस साथी लावारिस अफराद की तरह दफन नहीं किए जाएंगे। मैं भी उनकी तदफीन में शिरकत करना चाहता हूँ, मैंने बर्राई हुई आवाज में कहा। शोएब गौरी बोला, जरूर जरूर, मैं तुम्हें बर वक्त इतला दे दूंगा। मैं खुद तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलूंगा वहीदान, लेकिन हमें अपने हुलियों में मुनासिब तब्दीली करना होगी क्योंकि इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहाँ हमारे दुश्मनों में से कोई ना कोई जरूर मौजूद होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शोएब, मैंने उसकी तायद की। ऐसा हो सकता है। वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम्हें मैं यही मशवरा दूंगा कि तुम दोनों अपने फ्लैट से बाहर कदम ना निकालना जब तक कि मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने खुद वहां ना आ जाए। मैं वक्त पर ड्राइवर भेजकर तुम दोनों को मंगवा लूंगा, फिर हम एक साथ कब्रिस्तान जाएंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, वहीदान, ये ना समझना कि मैं खुदा न खासा तुम पर कोई पाबंदी आयद कर रहा हूँ। मैं ये तमाम इंतजामात हिफाजत और एहतियात के पेश नजर कर रहा हूँ। उन तीनों के बाद दुश्मन अब तुम दोनों की ताक में होंगे। मैंने उसकी तजवीज़ पर कोई एतराज उठाए बगैर एक अहम नुक्ते की जानिब उसकी तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा, शोएब, जब हम अपने साथियों के वुरसा की हैसियत से उनकी तदफीन में शरीक होंगे तो भी दुश्मन हमारी जानिब मुतवज्जो हो सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं इस सिलसिले में बहुत महफूज बंदोबस्त करूंगा। वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, हम दोनों की शिरकत से ये जाहिर नहीं होगा कि हमारा ताल्लुक बराह रास्त उन तीनों से है। तुम इस बारे में जहन को ना उलझाओ, मैं हूं ना। शोएब गौरी ने इतनी अपनाइयत से मैं हूं ना कहा कि मेरा जहन कदरे मुतमईन हो गया। उसी वक्त मेरे जहन में उस गन बरदार का हुलिया भी रोशन हो गया जिसके हाथों से मैंने क्लाशनकोव छीनी थी। मैंने शोएब गौरी को मुखातिब करते हुए कहा, दोस्त, मेरे जहन के जिस हिस्से पर ग्रे पेजेरो का नंबर चिपक कर रह गया था वहीं एक चेहरा भी चिस्पा है और वक्फे वक्फे से मेरी सोच को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहा है। कैसा चेहरा वहीदान? वो संजीदगी से बोला। मैंने बताया, बोर्ड बेसन वाले वाक़े में मैंने जिस क्लाशनकोव बरदार से उसकी गन छीनी थी उस शख्स का चेहरा। वो इंसान फौरन मेरी बात की तह तक पहुंच गया और पूछने लगा, क्या तुमने उस शख्स को पहले भी कहीं देखा है? मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुमने उस शख्स को कहाँ देखा है? मेरा ख्याल है साउथ में। मैंने बताया। क्या कह रहे हो वहीदान? वो मुतअज्जब अंदाज में बोला। मैंने कहा, मुझे खुद हैरत इसलिए तो सोच सोच कर उलझ रहा हूँ वहीदान। मेरे ठिकानों का कोई आदमी इस किस्म की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता। वो पुरवसूख अंदाज में बोला, मुमकिन है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। मैंने उलझन में इस ताइदी अंदाज में कहा, खुदा करे ये मेरी गलतफहमी ही हो। बहरहाल मैंने जो कुछ महसूस किया वो मनोअन तुम तक पहुंचा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझता हूँ। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है वहीदान। वो संजीदगी से बोला, और इस बात की खुशी है कि तुमने अपने दिली जज्बात और महसूसात को मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं की। वो चंद लम्हात को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज करके खामोश होकर बैठ जाऊंगा। तुम मुझे उस गन बरदार का हुलिया बताओ। सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि मैं अपने तमाम ठिकानों के आदमियों को खामोशी से चेक करूंगा। अगर तुम्हारा मतलूबा बंदा हाथ आ गया तो उससे भी डायलॉग कर लेंगे। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना?
शोएब ने लफ्ज डायलॉग पर अच्छा खासा जोर दिया था। मैंने कहा, अच्छी तरह समझ रहा हूँ शोएब। वो बोला, दुनिया का कोई ऐसा इदारा या महकमा नहीं जिसमें काली भीड़ें मौजूद ना हो। मुमकिन है मेरे कैंप में भी कोई बिच्छू परवरिश पा रहा हो। मैंने उसकी बात से इत्तफाक करते हुए पूछा, शोएब वैसे तुम्हारे ख्याल में हमारे किस दुश्मन ने ये कार्रवाई की होगी? मुझे तो 90% तो यही उम्मीद है कि मियां जाहिद हुसैन ने शेर के जबड़े में हाथ देने की कोशिश की है। वो सनसनाते हुए लहजे में बोला, पिछले दिनों हमने उसे बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। वाइट शेरार्ड वाले 3 अफराद की इबरतनाक मौत, होटल में होने वाली मारामारी, होटल के बाहर ग्रे सुजुकी FX वाले 2 नकली पुलिस वालों का होलनाक अंजाम, फिर ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर शाकर अली के साथ जो शानदार सलूक किया गया है, इसमें हम दोनों का भरपूर हाथ रहा है। चुनाचे ये ऐन मुमकिन है कि वो हम पर शबे खून मारने की ताक में रहा हो और आज रात ये मौका उसे मिल गया। मैंने कहा, मेरा जहन भी घूम कर मियां जायद ही की तरफ जा रहा है। तुम मुझे उस शख्स का तफसीली हुलिया बताओ, शोएब ने पूछा। मैंने कहा, कद लगभग 5 फुट 10 इंच, जिस्म माइल फरबही, चेहरा करख्त, रंग सांवला और हल्की मूंछें। ये काम सा हुलिया है, वो सरसरी अंदाज में बोला। बहरहाल मैं उसे अपने कैंप में तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने मुझसे इस्तफसार किया, तुम कल के बारे में मेरी तजावीज़ को जहन में रखोगे ना? हाँ, मैंने इस बात में जवाब दिया। जब तक तुम्हारा ड्राइवर हमें लेने नहीं आएगा, हम उस फ्लैट से बाहर कदम भी नहीं निकालेंगे। वो समझाने वाले अंदाज में बोला, वैदान ये जिंदगी और गम दोनों चीजें मिक्स हैं, कभी खुशी कभी गम। तुम तो मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकती हो। तुमने भी बड़ी हंगामा खेज जिंदगी गुजारी है। हाक के दरिया को पार करते हुए यहाँ तक पहुंची हो। वो चंद लम्हा तक खामोश रहने के बाद बोला, हमें अपने साथियों की अंदोनाक मौत का यकीनन बहुत दुख है। हम इस सदमे को अपनी अपनी बर्दाश्त के मुताबिक सहेंगे और उसके साथ ही जिंदगी के चक्कर में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होने देंगे। कल जब मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आए तो डायरी के वो अहम तरीन सफ़ात अपने पास रखना ना भूलना। शोएब की बातों से सफाकी टपकती थी, लेकिन वो मुझे बातें कतन बुरी नहीं लगी, क्योंकि वो जिंदगी की हकीकत बयान कर रहा था। मैं भी उसी सोच का हामिल था कि सुख दुख के साए में जिंदगी के पहिए को मुसलसल हरकत में रहना चाहिए। तुम फिक्र ना करो शोएब, मैंने ठोस लहजे में कहा। मुझे अपना वादा याद है, मैंने तुमसे यही कहा था ना कि कल वो सफात मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो उसका हरगिज यही मतलब था कि मैं ऐसा ही करूंगा। आगे पीछे के 2 सफात पर मुश्तमिल डायरी का वो नहायत ही कीमती वर्क हर वक्त मेरी पैंट की एक खुफिया जेब में मौजूद रहता था। मैंने दानिशा शोएब से दूसरे दिन का वादा किया था, अगर मैं चाहता तो इसी मुलाकात के दौरान में वो वर्क उसके हवाले कर सकता था। ओके, शोएब टेलीफोन गुफ्तगू को खत्म करते हुए बोला, अब तुम सो जाओ, कल का दिन बहुत टफ है हमारे लिए, टफ भी और रफ भी। मैंने दांत पीसते हुए कहा। फिर हमारे दरमियान वो राब्ता खत्म हो गया। हालत नींद में साहिल की मासूमियत में बेपनाह इजाफा हो जाता था। मैं वापस बेडरूम में आया तो वो बदसूर सो रही थी। वो लगभग 1:30 बजे सो गई थी और इस वक्त 4 बजने वाले थे। शोएब से फोन पर होने वाली गुफ्तगू में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। मैं जिन जज्बाती और सदमाती कैफियत से गुजर रहा था, उनमें किसी किस्म के रोमांस की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन साहिल के नजदीक पहुंचते ही मेरा दिल बेतरह मचल उठा। वो बड़ी बेफिक्री और सुकून की नींद सो रही थी। मेरे जी में आई कि नीयत भर कर उसे प्यार करूं। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मुझे क्या हो गया था, साहिल के पास पहुंचते ही मैं बेइख्तियार हो जाता था। साहिल के अंदर कोई ऐसी शय जरूर मौजूद थी जो मुझे कमजोर बना देती थी, या यूं कह ले वो धीरे धीरे मेरी कमजोरी बनती जा रही थी। मैं बेजानी चूमने के लिए उसके चेहरे पर झुका ही था कि यक बार की उसने आंखें खोल दी। मुझे यूं महसूस हुआ वो पहले से जाग रही थी, बस आंखें बंद किए सोती हुई बनी थी, या फिर ये भी हो सकता था मेरी गर्म सांसों के लम्स ने उसे जगा दिया हो। इन लम्हात में मेरे तनफ्फुस में जहन्नमी हिद्दत सराइत कर गई थी। साहिल की आंखें खोलने पर मैं गड़बड़ा कर पीछे हटा तो वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली, पानी, मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही है। मैं गहरी सांस लेकर बेड से नीचे उतर आया, फिर फ्रिज में से ठंडे पानी का एक गिलास लाकर साहिल के हाथ में थमा दिया। इसी दौरान मैं उठकर बैठ चुकी थी। उसने एक ही सांस में ठंडा पानी अपने हल्क में उंडेला, फिर मेरे चेहरे को घूरते हुए बोली, क्या बात है वैतान, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? वो गहरी लड़की मेरी फिक्रमंदी को भांप गई थी। मैंने ना इस संजीदगी से कहा, कुछ नहीं साहिल, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बल्कि गमज़दा और दुखी हूँ। क्या हुआ, क्या हो गया वैतान? वो बेपनाह इज़रार के साथ बोली, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है मेरे पास। मैंने शिकस्ता लहजे में कहा, तुम्हारे लिए इस तरह कह रहा हूँ कि मैं वो खबर पहले ही सुन चुका हूँ। वो बेचैनी से बोली, कुछ बताओ भी तो सही। फिर वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, लाड़ बुदा खैर करे। अगले 10 मिनट में मैंने साहिल को अपने साथियों के साथ पेश आने वाले अंदोनाक वाक़े के बारे में बता दिया। वीरबख्श और रूबी से उसकी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। इम्तियाज भी हमारा मुखलिस दोस्त था। हमदर्द और जानिसार दोस्तों की मौत पर जितना दुखी इंसान को होना चाहिए, साहिल उस हकीकी कैफियत से गुजर रही थी। मैंने उसे शोएब गोरी से होने वाली गुफ्तगू और ग्रे पेजारों के बारे में बता दिया। शोएब की तरह साहिल का भी यही अंदाजा था कि वो हमला मियां जाहिद हुसैन की कारस्तानी हो सकता था। मैंने कहा, ज्यादा इम्कान तो इसी बात के हैं, लेकिन मेरा जहन ग्रे जीप के गैर मुंतकी और नेचुरल रवैये पर अटका हुआ है। बूढ़ बेसिन के नजदीक जो कुछ हुआ वो मेरे खल्क से नहीं उतर रहा। अगर ग्रे पेजारो वाले मियां जाहिद के भेजे हुए थे तो उनका भगोड़ापन समझ से बाहर है। फैतान,
बोट बेसन वाली सड़क पर आज रात जो कुछ पेश आया उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी तोजी फिलहाल नजर नहीं आती। साहिल ने गंभीर लहजे में कहा, तुम एक ग्रे जीप पर ही क्यों उलझ रहे हो? साहिल ने यह सवाल ऐसे अंदाज में किया कि मैं चौंक उठा, फिर बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? वो मजीद संजीदा हो गई, क्या तुम उस सफेद बिल्ली को भूल गए? साहिल के सवाल ने मेरे रगों पे में करंट सा दौड़ा दिया और निगाह के सामने उस झपटा मार सफेद बिल्ली का सरापा उभर आया जिसने कलाशन को बरदार की आवाज की ऐसी कम तहसी कर दी थी। वाने वाहिद में तारीकी से नमूदार हुई और अपना काम करके पलक झपकने में तारीकी का ही हिस्सा बन गई थी। उसका ये काम हमारे लिए नहायत मुफीद साबित हुआ था। साहिल की याद दिलाने पर मुझे हैरत होने लगी कि मैंने अब तक उस गैर मामूली जिसामत की बिल्ली को क्यों बुलाया हुआ था। मुमकिन है ये हालात का असर हो। बोट बेसन वाली उस सड़क पर हम हंगामी सूरत से गुजरे थे और फ्लैट पर पहुंचने के बाद भी मीर बख्श की कूनी ही जेरे बहस रही थी। और उसके बाद तो शोएब गौरी की कॉल ने मेरे ज़हन को ज़ेरो ज़बर किया था कि मैं किसी और शय के बारे में सोचने के काबिल ही नहीं रहा था। इसी ज़हनी परागंदगी में वो फरबा मुतावन बिल्ली मेरे ज़हन से निकल गई थी। मैंने साहिल की तरफ देखते हुए ज़दा लहजे में कहा, हाँ वाकई मैं तो उस बिल्ली को भूल ही गया था। पता नहीं वो बिल्ली थी भी या मैं अपना जुमला अधूरा छोड़कर उस बिल्ली के तस्वुर में खो गया। वो मेहरबान दोस्त बिल्ली किसी सेहतमंद कुत्ते की जिसामत रखती थी। उसकी झपट में चीते की लपक और गुर्राहट में शेर का दबदबा था। मैं उस अजीबो गरीब बिल्ली के बारे में सोच ही रहा था कि साहिल की आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो बिल्ली के जिक्र को मौकूफ करके असल मौजू की तरफ आ गई। फैतान, हमारे साथियों की अलमनाक मौत इंतहाई तकलीफ दे है। आइंदा के लिए तुमने क्या सोचा है? मैं जज्बाती हो गया। साहिल, में उन तीनों के कातलों से बहुत भयानक इंतकाम लूंगा। एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाएं, फिर तुम देखना मैं उनका हशर क्या करता हूँ। वो हत्थे कैसे चढ़ेंगे? शोएब ग्रे पेजरू की मदद से उनका सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, उस जीप का नंबर मालूम हो चुका है, बहुत जल्द वो असल मुजरिमों तक पहुंच जाएगा। साहिल ने पूछा, फैतान, क्या हम उन कातलों के सुराग के लिए शोएब गौरी पर इन्हिसार करने पर मजबूर है? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, शोएब एक मुखलस दोस्त साबित हो रहा है। इस शहर में उसका एक फाल नेटवर्क काम कर रहा है। जाहिर है वो हमारी बनिस्बतन ज्यादा जराए का मालिक और वाकिफ है। उसकी मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर कहा, वैसे मैं भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रहूंगा, अपने तौर पर भी भरपूर कोशिश करूंगा।